अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर, जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक नए दिन और एक नई सुबह और एक नए हफ्ते के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, अपना भी ख्याल रख रहे होंगे और अपने इर्द गिर्द जो हमारे प्यारे होते हैं उनका भी खूब ख्याल रख रहे होंगे। और उम्मीद करती हूँ कि जनाब आपका जो वीकेंड है ना वो बहुत अच्छा गुजरा होगा। मैं अगर आप लोगों से ये पूछूं कि आज आपने अपने दिन का आगाज़ कैसे किया है, ये सवाल है मेरा आप लोगों से कि आपने अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों में एक भरपूर मुस्कुराहट के साथ खुशी फैलाई है क्या? और अगर नहीं किया ना तो अब ज़रूर कर लें, क्योंकि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खुश रहने का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और आज ही नहीं बल्कि हमें हर दिन ये कोशिश करनी चाहिए, वरना आजकल की मसरूफ़ ज़िंदगियों में ना खुशी एक बड़ी नायाब शय बन चुकी है। चारों जानी मसले मसाइल हैं, परेशानियां हैं, खुश रहने का मौका ही नहीं मिलता हम सबको। और जब हम ना खुश होते हैं तो उसका असर हमारी ज़िंदगी और हमारे रिलेशनशिप्स पर भी पड़ता है। और ना खुशी हमारे अंदर से ज़िंदा रहने की ख्वाहिश को भी ख़त्म कर देती है और ये हमारी सलाहियतों, हमारे काम करने के जज्बे पर भी असरअंदाज होती है। इसलिए इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद लोगों को खुश रहने के नफ्सियाती और दिमागी सेहत के फ़वाइद से आगाह करना होता है। और अच्छी बात यह है कि हम खुशी को पैदा भी कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स के मुताबिक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें खुशी का एहसास दिलाती हैं। तो जनाब आइए आप भी खुश रहने के उन तरीक़ों को जानिए, तो हम अपनी ज़िंदगी में कैसे खुश रहने के साथ साथ अपने इर्द गिर्द खुशियाँ बिखेर सकते हैं। इस पर आज हमने बात करनी है। हमारे साथ मारूफ उस्ताद कासिम अली शाह साहब मौजूद है। शाह साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बड़ी मेहरबानी मुनीबा, बड़ी नवाज़ी, बिल्कुल ठीक ठाक। खुशी का दिन मनाया जा रहा है कि खुश किस तरह रहना है, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जा रहा है आज। तो क्या खुशी है, क्या एक्चुअली खुशी की डेफिनेशन क्या है? देखें अब तरक्की बहुत ज़्यादा हो गई है। इंसान के साथ जुड़े जितने जज्बात हैं, जज्बे हैं, उनको समझ लिया गया है कि इसके पीछे मुहर्रिक क्या होता है। ठीक है। खुशी एक स्टेट ऑफ माइंड है, जहन की हालत है। मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि खुशी जहन की सबसे बेहतरीन हालत है। यानी जो बेहतरीन फॉर्म में माइंड होता है और जब वो इम्कानात को देखता है, सही, जब वो कह लीजिए उसे मुस्तकबिल नज़र आता है, उसमें उम्मीद जो है वो फुल भरी होती है, उस वक्त वो खुशी की हालत में होती है। अब खुशी क्योंकि एक ऐसा मजमून है हैप्पीनेस जिस पे बहुत सा लिटरेचर अवेलेबल है, बहुत सी किताबें अवेलेबल हैं, इवन के हमारे जो कह लीजिए रिलीजन में भी इसकी जो बेहतरीन फॉर्म बताएगी वो इत्मीनान कल्ब है। ये सबसे मैं समझता हूँ कि हैप्पीनेस करीब करीब अगर कोई चीज़ मिलती है जो बिल्कुल मुझे सही लगती है, वो इत्मीनान कल्ब की हालत है। अच्छा, अब खुशी पानी कैसे है, हाँ। खुशी हासिल कैसे करनी है? सबसे पहले तो एक बेसिक प्रिंसिपल समझ जाइए, ये ज़िंदगी जो आप गुजार रहे हैं ये एक सी नहीं रहती। ठीक है। इसके मुख्तलिफ कलर्स हैं, इसके फ्लेवर्स हैं, इसमें दिन आता है, इसमें रात, ये सब कुछ चलता है। ये जिंदगी है, खुशी गम सब चीजों का मजमुआ जिंदगी है। कभी ये जिंदगी बिल्कुल वैसी होती है जैसे आप चाह रहे हैं, आपके मुताबिक, कभी बिल्कुल वैसी नहीं होती जैसा आप चाह रहे हैं, उससे मुख्तलिफ हो जाती है। कभी सारी दुनिया राजी होती है, आप राजी नहीं होते, कभी आप राजी होते हैं, दुनिया राजी नहीं होती। अच्छा, अब ये सब चीजों के साथ जिंदगी ने चलते रहना। बात यह है कि जिस भी हालत और हालात में आप हैं उनको कबूल आपने कितना किया। ठीक है। सबसे पहला प्रिंसिपल जो है वो है एक्सेप्ट, कबूल कर लीजिए। अगर आप कबूल कर लेते हैं कि ये मेरी जिंदगी है, इसकी खुशियां भी मेरी खुशी हैं, इसके गम भी मेरे गम है, सही, इसके चैलेंज भी मेरे हैं, इसकी अपॉर्चुनिटीज भी मेरी हैं, तो फिर पहला काम ये होता है कि आप जैसे इसको कबूल करते हैं आपकी ज़हनी हालत बेहतर हो जाती है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम हर वक्त कश्मकश में होते हैं, वाई मी, मेरे साथ क्यों, मेरे साथ ही क्यों होता है ये, हाँ। और मेरे साथ ये क्यों हो रहा है या होता है, ये एक ऐसी हालत है जिसमें खुशी पैदा नहीं हो सकती। सही। खुशी के लिए सबसे जरूरी चीज है कबूल करना, एक्सेप्ट करना, मान जाना कि जो कुछ पड़ा हुआ है ये मेरी। एक आपको याद होगा किसी जमाने में अभी भी जो क्लासिकल ट्रेडिशनल किस्म के होम है, उनका जो डाइनिंग टेबल है उसके ऊपर एक रोटेटिंग टेबल, वो एक फट्टा सा लगा होता है, तश्तरी सी, जिसपे सारी बड़ी होती हैं और वही घूमता है, रोटेट करता रहता है। यानी खाने में उधर जो चीज पड़ी है वो घूमते हुए आप तक आ जाती है। तो इस वक्त जो डिश है ना, इस वक्त तो यही है। ठीक है। हम ये चाह रहे हैं वो जो डिश है ना वो आए, वो आ जाएगी, लेकिन इस वक्त जो भी है उसको कबूल कर लीजिए। ये कबूल करना आप में एक बहुत बड़ी ताकत पैदा कर लेता है। अब प्रॉब्लम क्या है, हमारी सोसाइटी में कबूल करना नहीं है,
आपको जो कहते हैं ना सोसाइटी नाखुश क्यों नजर आती है, ये सोसाइटी, ये नहीं कि आज के हालात में बात कर रहा हूँ, मैं इन हालात से पीछे भी जाऊँ, माजी में भी जाऊँ, ये एहतजाज की हालत में रहती है, तकाजा, एहतजाज। ये जो एहतजाज है कि नहीं ये नहीं ये, ऐसे नहीं ऐसे, यूं नहीं यूं, ये हालत है ना, ये खुशी पैदा नहीं करती। अच्छा, यानी जो है उसको कबूल करना, सही, बहुत कुछ ठीक हो रहा है, हम नहीं वो देख रहे। अब ये दूसरी चीज आ जाती है साथ ही, इंसानी माइंड को जहां पर उसको लगाया जाए कि वही देखता है। आप सड़कों पे जाइए, रेड कार्ड ढूंढनी, आपको रेड मिलना शुरू हो जाएंगे, कुछ देर बाद रेड ही नजर आएंगी आपको, हालांकि क्योंकि माइंड को आपने थोड़ी देर के लिए ट्रेंड कर दिया कि रेड देखनी है। ठीक है। हमारे ज्यादातर लोगों के माइंड्स की जो रिहर्सल है वो ये देखने में होती है क्या नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है, दुख कहाँ है। यानी माइंड ने रिहर्सल करके ढूंढना शुरू कर दिया नेगेटिव चीजों पे ज्यादा चीजें, वो जब वो ढूंढता रहता है नेगेटिव क्या है, तो होता क्या है, जो अच्छा है वो दिखता नहीं है। हालांकि क्या सड़क पे सफेद कार नहीं है बिल्कुल दिख नहीं रही, क्योंकि प्रैक्टिस रेड को देखने की हो चुकी है। इसी तरह इंसानी माइंड परेशानियों को, दुखों को, प्रॉब्लम्स को, तकलीफों को देखते देखते भूल ही जाता है कि खुशियां भी हैं, रहमतें भी हैं। लेकिन शायद साहब बहुत से लोग हैं, उन्होंने अपनी खुशी को ना लिंक किया होता है पैसे के साथ भी, कि हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा शायद हमें ज़्यादा खुशी मिलेगी, और हम मतलब अपनी तमाम तर ख्वाहिशात पूरे करेंगे तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पैसा मौक़ों को और आज़ादी को पैदा करता है, अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होती हैं। लेकिन वाकई क्या खुशी मिलती है उससे? सवाल ये है कि जिनके पास बहुत सा है वो क्या खुश हैं कि नहीं। तो गुजारिश ये है कि वो भी खुश नहीं है, उसमें से भी वही खुश हैं जिन्होंने कबूल किया है। यानी कबूल करना, मान जाना कि ये जिंदगी है, इससे खुशी पैदा होती है। यानी आप अरब रुपए के मालिक हैं और ख्वाहिश भी अरब रुपए की है, तो खुशी नहीं होगी। अरब रुपया है या 2 रुपए है, आपने कबूल किया ये हैं और ये मेरे हैं, सही, आप खुश हो जाएंगे। इत्मीनान की हालत हमेशा खुशी को पैदा करेगी। देन दूसरा पॉइंट जो मैंने बताया इत्मीनान के बाद है काउंट द ब्लेसिंग्स। जितनी ज़्यादा नेमतों को शुमार करेंगे, जितना ज़्यादा, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक वालदा मेरे पास आई, उन्होंने कहा जी मेरा बच्चा शरारती बड़ा है। अच्छा, ठीक है जी, देखिए ये चैन से नहीं बैठता, उधर भाग रहा था, उधर उसने मेरे 2-3 जो पड़े हुए थे शील्ड्सें पड़ी थी गिरा दी, कुछ चीज़ें इधर उधर कर दी, किताबों को अथल पथल कर दिया। मैंने उन्हें कहा कि आपसे कुछ देर पहले, सच्चा वाक़या था, कुछ देर पहले एक माँ मेरे पास होके गई है जिसका बच्चा मेंटली रिटॉर्ड था, यानी वो नॉर्मल नहीं था। तो मैंने कहा ये सोचिए उसकी ज़िंदगी क्या है, आप तो सिर्फ शरारती से घबरा रही हैं, मुआजना करके ज़रा देखिए हमारी ज़िंदगी में क्या कुछ अच्छा है, कितनों से अच्छा है। तो आपके पास शुक्र के जज्बात आए। जब भी आप ब्लेसिंग्स को काउंट करेंगे ना तो शुक्र बढ़ेगा, जितना शुक्र बढ़ेगा उतनी खुशी बढ़ेगी। शुक्र का मतलब ये है कि मेरे हक से ज़्यादा मेरे पास बहुत कुछ है, सही, अल्लाह का करम और फजल मेरे पे बहुत ज़्यादा है। मेरी औकात कम है, मेरी हैसियत कुछ भी नहीं है, अल्लाह का जो करम और फजल है वो बहुत ज़्यादा है। जब भी आप अल्लाह के करम और फजल को महसूस करते हैं, शुमार करते हैं, नेमतों को शुमार करते हैं कि यार छत है, नाश्ता करके निकले हैं, शुक्र अल्लाह का लिबास पहना हुआ है, कोई सवारी आपके पास है और आपकी एक माकूल इनकम है, हलाल इनकम है, आप औलाद है आपके पास, सेहत है, चल के आए हैं, कोई अभी मेडिसिन नहीं ले रहे आप, तो ये जब आप शुमार करते हैं नेमतों को तो फिर पता लगता है कि अल्लाह के तो बड़े फजल और करम मेरे पे हैं। शुक्र खुद ब खुद निकलता है और शुक्र निकलता है तो खुशी आती है। याद रखिए शुक्र डायरेक्टली प्रोपोर्शनल खुशी के साथ। ठीक है, पहली चीज थी कबूल करें, सही, दूसरी चीज होगी नेमतों को शुमार करें और शुक्र अदा करें, तीसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि इस समाज में मैं समझता हूँ थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि ये डिपेंडेंट है। अभी तक पहली 2 चीजें जो मैंने बताई उसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं, खुद ही करना था। हाँ जी। तीसरी चीज के लिए खुश लोगों को ढूंढे। जैसे बात है, कोविड था ना तो कहते थे जी वो एक से दूसरे को लग जाता है। हाँ। बड़ी बीमारियां ना जो एक से दूसरे को लगती हैं, फ्लू एक चींक मारे दूसरे को फ्लू लग जाता है। ये याद रखिए कि जो खुशी है वो भी एक से दूसरे को लगती है। क्या बात है। खुश लोगों में रहने से खुश रहता है बंदा। ये जो गमगीन और गमजदा लोग हैं ना, इनके पास होता ही गम है, जो है देना तो वही है, देना वही है, मतलब बर्तन में जो डाला गया निकलना तो वही है। अगर है ही गम तो उनसे खुशी की उम्मीद कैसे की जा सकती है। यानी सराउंड योरसेल्फ कहा जाता है। उनको क्या बदला जा सकता है? देखिए उसमें भी 2 तरह की किस्में हैं। कुछ लोग वो हैं जो रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं उनकी हालत क्या है और सुनते हैं कि यार ये कोई अच्छी हालत नहीं जिसमें वो रहते हैं, उनको तो चेंज किया जा सकता है। लेकिन एक बड़ी तादाद फिक्स हो चुकी होती है, फिक्स माइंडसेट की वजह से उनमें तब्दीली नहीं आती।
वो कहते हैं बस ऐसे ही है। ठीक है। ये जो सोचने समझने वाला दिमाग है ना, अल्लाह की बड़ी नेमत है कि बंदा सोचे और समझे कि मेरे साथ क्या चल रहा है, मेरी जहनी हालत क्या है, मेरी सोच क्या है, मेरे साथ प्रॉब्लम्स क्या हैं। ज़्यादातर को नहीं बदला जा सकता, याद रखिएगा। वो लोग जो सुनने को तैयार हैं, समझने को तैयार हैं, सोचते हैं, हाँ जी। किसी अच्छी बात को अहमियत देते हैं। टीवी प्रोग्राम है, कुछ लोग देख रहे हैं, उनके लिए नहीं है, लेकिन जो सुन रहे हैं, सोच रहे हैं और समझ रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, वो कहेंगे जी आज हमें समझ आई खुशी क्या है, स्टेट ऑफ माइंड है, खुशी क्या है, कबूल करना है, खुशी क्या है, शुमार करना है और शुक्र अदा करना है, खुशी क्या है। अपने इर्द गिर्द उन लोगों को रखना है जो आपसे ज़्यादा खुश हैं, जो आपसे ज़्यादा मुतमईन है। ये नफ्स मुतमईना जो इर्द गिर्द होना है ना, ये आपके नफ्स मुतमईना को मुमकिन बनाता है, उसको जगाता है। ये आपके अंदर सोए हुए इंसान जो कि शिकवा करता रहता है, गिला करता रहता है, कहीं अंदर पड़ा हुआ है एक मुतमईन इंसान, उसको जगाने के लिए सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल्स। ऐसे लोग जो हैप्पी हैं, जो खुश हैं, जो मुतमईन हैं, जो अच्छे हैं, जो जिंदगी का मुस्बत रुख देखते हैं, जो कहते हैं ये दिन भी गुजर जाएंगे, जो कहते हैं अंधेरा जितना मर्जी है दिन आ जाएगा जी, रोशनी आना ही आना है, जो कहते हैं चलो यार छोड़ो अंधेरी रात है, चिराग तो जला हुआ है ना, कम से कम इतनी रोशनी तो है। तो ये जो आपको मुस्बत बताते हैं, ये जिंदगी में होने बहुत जरूरी है। ये तीसरी तरह की स्टेप है जो आपको लेना चाहिए, ढूंढना चाहिए, तलाश करना चाहिए। अच्छा, इनकी एक और निशानी है, ये आपका दी बेस्ट आप में जगाते हैं। ठीक है। हर शख्स में कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है। हाँ जी। जो आपकी बुराई को जगाता है उससे बचें, अवॉइड करें। वो वासिफ साहब का जुमला, कुछ रिश्तों को मध्यम कर देना चाहिए। लाइक जैसे डिमर होता है ना, उसको मध्यम कर देते हैं, बहुत डिम कर लेते हैं, डिमर से डिस्टेंस लाइट मेंटेन को। कर आप थोड़ा सा फासला रख के अपनी अंदर की रोशनी को बचाएं। सही। ऐसे लोगों को मिलें जो रोशनी को बढ़ाएं, जो उजाला करें, जो खुशबू बिखेरें, ना कि आपके अंदर अंधेरा करें, ना कि वो अंधेरा करें। कुछ लोगों में ना मुनीबा ये बताऊं, कुछ लोगों में ये मुकम्मल स्किल पाई जाती है, वो डाउट देते हैं, वो शक में डालते हैं। उनके अंदर एक्नॉलेज करना नहीं होता कि आप में अच्छा क्या है, आप में कमाल क्या है, आप में गैर मामूलीपन क्या है, आप में वाओ क्या है। उनमें ये सलाहियत ही नहीं होती। वो ढूंढते हैं खराब क्या है। वो कहते हैं ए तो ठीक है, लेकिन ए जड़ा है ना तुसी ए की कीता। ये जो ए की कीता वाले लोग हैं ना, इनसे बचें, ये डाउट पैदा करते हैं। अच्छा, इसमें इस्लाह करने वाले को माइनस नहीं करना चाहिए। इस्लाह करने वाला भी कोई तहजीब के दायरे में रहते हुए बात करे, लेकिन कुछ लोगों का काम ही मनफी बताना होता है, उनका काम ही शक में डालना होता है, उनका काम ही कहीं ना कहीं वो प्रचार ही मनफी बातों का करते हैं। तो आपने ऐसे लोगों को अवॉइड करना है। उन लोगों के साथ उठे बैठें जो यकीन देते हैं, आपको खुद पे यकीन देते हैं और आपका रब पे यकीन बढ़ाते हैं। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात, ये भी उस्तादों से हमने सीखा। वासिफ साहब का बड़ा अच्छा जुमला कि अल्लाह वाला वो है जिसके पास बैठ के अल्लाह याद आए। आपका रब पे भरोसा और यकीन बहुत ज़रूरी है। ये चौथा पॉइंट भी है। चौथा पॉइंट क्या है? पहले गुजर गए दिन, आगे भी गुजर जाएंगे। हाँ जी। उस रब का फजल करम आज के दिन तक रहा है, कैसे हो सकता है कल करम फजल ना करे। मैं अक्सर ये जुमला बोलता हूँ कि जो रब हमारे दादे परदादों को पालता रहे, पोतों पड़पोतों को पालेगा, वो हमें नहीं पालेगा। वो रब पालने वाला है, राज़िक है, रब है, रब कायनात है, कायनात की हर मखलूक का रब है। मुनीबा, जो गूगल पे डाटा लिखा हुआ है ना, 8.7 मिलियन मखलूकात है, 87 लाख मखलूकात, और हम अगर उंगली पे गिने ना तो ये 12-15 से ज्यादा हमने मखलूकात नहीं देखी। पता नहीं कितनी मखलूकात है, उनको पाल रहा है। यानी ये भरोसा, जो रब पे भरोसा है, जो अपने मालिक और खालिक पे भरोसा है, जो ये यकीन है कि माँ के पेट में पालता रहा, जो ये यकीन है कि वो अंधेरों से उजाला करता रहा, जो ये यकीन है कि मुश्किल तरीन वक्त से उसने अच्छा वक्त भी शुरू कर दिया, जो ये यकीन है कि कितने दिन ऐसे थे लगता था गुजरेंगे नहीं, गुजर गए, माजी बन चुके हैं, आज याद भी नहीं है, जो ये यकीन कि उसने कितने गुनाहों पे पर्दा डाला हुआ, जो ये यकीन कि वो कितनी कितनी खामियों कमजोरियों को भी छुपा देता है, वो राज़िक है, उसके हवाले खुद को करना। अल्लाह के नामों में बड़े नाम है, 99 नेम जो हमें पता है। सूफिया तो कहते हैं इससे ज्यादा नाम। एक नाम मुझे बड़ा पसंद है, वो है अल वकील। अल वकील का मतलब है कि आप अपना सारा कुछ करके किसी के हवाले करते हैं, वकील के हवाले कर देते हैं। वो केस लड़ता है, वो जज के सामने जाता है, वो दलील देता है, वो प्रूफ्स पेश करता है। आपका रब अल वकील है, आप अपना आप उसके हवाले कर दें। जिसने अपने सब मसलों को, खुद को, अपने दुखों को, अपने गमों को अल्लाह के हवाले कर दिया, वो खुश है। खुश होने के लिए सपुर्दगी खुदा बड़ी जरूरी है, ठीक है? सपुर्द करना बड़ा जरूरी है। जैसे आप किसी इमानत को किसी के हवाले करते हैं, आप कहते हैं लाओ यार हवाले रब दे, अब अल्लाह के हवाले आपने किया, आप हवाले करें,
आपकी फिक्रें कम हो जाएंगी। इंसानी जहन का सबसे बड़ा चैलेंज ये है, ये वो फिक्रें भी पाल लेता है जो पालने वाली नहीं होती। खौफ और खदशे खुशियों को छीन दे। खौफ और खदशे, खौफ दुश्मन है खुशी का, खदशा दुश्मन है खुशी का। खदशे वाला माइंड और खौफ वाला माइंड खुश नहीं हो सकता। सही। किसी को दुनिया जहान की नेमतें दे दीजिए, दुनिया जहान की आसानियां दे दीजिए, साथ खौफ दे दीजिए। लेकिन शाह साहब आजकल तो यही सारा माहौल चल रहा है ना। आप देख लें पाकिस्तान का हाल, इन्फ्लेशन रेट है, ऊपर से इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है, सियासी बहरान है, मौशी बहरान है, और हर कोई इस वक्त अपनी रोटी के लाले की वजह से परेशान है कि हमें 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिल रही है। तो हर किसी को खौफ भी है, डर भी है किसी ना किसी चीज़ का कि अगले दिन हम क्या करेंगे, नौकरी होगी कि नहीं होगी। तो इस सारे स्टेट ऑफ माइंड में किस तरह खुश रह सकते हैं? देखिए, मैं ना एक हदीस सुना देता हूँ। हाँ, ये मुझे बड़ी पसंद है हदीस, और ये मैंने चंद दिन पहले इसको मुश्कात शरीफ में है, और इसका जो नंबर है वो 323 है। ओके। वन ऑफ द ब्यूटीफुल, इन हालात को सामने रखते हुए इससे ज्यादा रेलेवेंट हदीस मैं नहीं, मतलब मैं कहूँगा नहीं। देखें क्या मुकम्मल दीन है कि दुनिया में जब भी इस तरह के हालात पैदा हो जाएं तो उस पे हदीस मौजूद है। हदीस क्या है? हदीस से कुदसी है। अगली बात ये, यानी अल्लाह खुद ये कह रहा है। अल्लाह पाक ने फरमाया, मैं अल्लाह हूँ, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ, और ये जो मेरी बादशाहत है ये इतनी बड़ी बादशाहत है कि जो तुम्हारे बादशाह हैं उनके दिल भी मेरे कब्जे में है। अच्छा, फिर अगली बात, जब बंदे मेरी फर्मा बरदारी करते हैं, यानी अल्लाह सोसाइटी जो है जब फर्मा बरदार होती है, खौफे खुदा होता है, ईमानी हालत अच्छी होती है, तो मैं तुम्हारे बादशाहों के दिल में रहम और शफकत डाल देता हूँ। बादशाहों के दिल में रहम और शफकत डाल देता हूँ। फिर क्या होता है कि वो सोसाइटी खुद ब खुद खूबसूरत हो जाती है। और अगर ये मफहूम हदीस, और अगर नाफरमानी करते हैं मेरे बंदे, नाफरमानी पे, और सोसाइटी में हालत देख लीजिए ना, नाफरमानी करते हैं तो मैं बादशाहों के दिल में गुस्सा, इंतकाम डाल देता हूँ, और उस गुस्से और इंतकाम की वजह से समाज, सोसाइटी वो अजाब में मुब्तला हो जाती है। आप देखें कि क्या ये हाथियों की जंग नहीं है? अगर 2 मिनट हम बात करें, क्या ये अना की जंग नहीं है? क्या ये जिद्दों की जंग नहीं है? ये आपको हक और बातिल की जंगें, जो ये कह रहे हैं ये हक और बातिल की जंगें नहीं है, ये जिद और अना की जंगें, ये इक्तदार की जंगें, ये एक कब्र है 2 उसमें लेटना चाह रहे हैं, ये ऊपर की जंगें हैं। और इस जंग में सबसे बदतर हालत पता है बच्चों के लिए क्या होती है? जब माँ बाप लड़े होते हैं, बच्चे सिसक सिसक के रो रहे होते हैं। 22 करोड़ लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं, तरले डाल रहे हैं, यार बस कर दो। इस मुल्क की हालत देखो, गरीब का हाल देखो, वो गुजारा कैसे कर रहा है, कोई बिल कैसे दे रहा है, वो अपने बच्चों को कैसे पाल रहा है। सो ये हदीस तो बताती है रजू करें हम, और पूरी कौम बंदे का पुत्र बने। हमारे इख्तियार में तो यही है। ऊपर वालों के लिए क्या है? खुदा का खौफ खाएं, जीने दें, इस सोसाइटी को आगे जाना है, खुद भी जिए और खुद भी जिए। इस सोसाइटी को खुदा के लिए मसले ना, इस सोसाइटी की ब्यूटी खत्म हो गई। आप देखें अच्छे दिन माजी बन चुके हैं। ऐसे ही है। अच्छा, इस हालत में लग रहा है पता नहीं कल है कि नहीं है। यही तो हाल है। यकीन करें, इसमें आपके पास अगर कोई रास्ता है तो ईमान का रास्ता है, इसमें आपके पास अगर कोई रास्ता है तो रजू का रास्ता है, इसमें आपके पास अगर कोई रास्ता है तो वो उसका दरवाजा खटखटाने का रास्ता है। वासिफ अली वासिफ साहब का बड़ा खूबसूरत जुमला है, फिर मेरे क्योंकि उस्ताद हैं तो मैं हवाला जरूर देता हूँ। वासा फरमाते हैं, बेबस इंसान के पास बेबसी का एक ही इलाज है, वो है सजदा। कि वो सजदा करे और अपने आप को रब के हवाले करे, इस्लाह करे। आप मतलब आप देखें ना, सोसाइटी में हर तरह की करप्शन पाई जाती है, और हम अल्लाह से रहम की उम्मीद करें तो अल्लाह ने जो अजाब मुसल्लत करना है वो किस शक्ल में करना है? वो ऐसे हुक्मरानों, ऐसे लीडर्स और ऐसी सिचुएशंस की शक्ल में ही करना है कि जहां पर लोगों पे एक अजाब पूरी सोसाइटी में नाजिल हो गया, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी की इंतहा है, खौफ तारी हुआ है, मुआशी मुश्किलात हैं, सुकून है कोई नहीं। दुख की बात बताऊं, अमीर भी ना खुश है, खुशहाल भी ना खुश है, रजा पूजा भी ना खुश है, 5 तारा होटल में खाने खाना वाला भी ना खुश है, महंगी गाड़ी जो है ना करोड़ों रुपए की उसमें बैठने वाला भी ना खुश है, जिसकी इनकम मिलियंस में है वो भी ना खुश है, जो इक्तदार में बैठा है फिर खुश कौन है? वो भी खुश नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये कोई तौबा की हालत है, इस्तगफार की हालत है, ये रजू की हालत है। और हम रब को भूले हुए हैं, जिसके पास सारी बादशाह, जिसके पास सारे खजाने हैं, जिसके पास सारी मुल्क, हम रब को भूल के हर वो काम कर रहे हैं जो कर सकते हैं और असल काम नहीं कर रहे। वो है रजू।
तो मेरा ख्याल है खुशी सपुर्दे खुदा किए बगैर हासिल नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। सवाल ही पैदा नहीं होता। जो सारा कुछ ही अपनी कारीगरी से करना चाहें, अपनी अकल से करना चाहें, आप मतलब अवाम को देखिए ना, अवाम किस तरफ जा रही है, अवाम की हालत क्या है। आप जाके रोडों पे लोगों के चेहरे देखें ना, आप दफातर में, हम यहाँ बैठे हुए इस कमरे में 5-6 लोग हैं, उनके चेहरे गौर से देखें, हर एक के पास एक मायूसी है, एक दुख है, एक उसकी जहनी हालत सुकून में नहीं है। खा पी के भी लोग खुश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सोसाइटी में एक अजाब है इस वक्त। तो ये 4 चीज़ें मैंने बता दी। टेंशन ज़्यादा माहौल में किस तरह रह सकते हैं हम? अच्छा, दूसरा शाह साहब लास्ट पे क्या कहना चाहेंगे? खुशी का दिन है, किस तरह खुश रहें, किस तरह मुस्कुराहटें बिखेरें इस सोसाइटी में, ताकि हमारा दोबारा से वो सारी चीज़ें वापस आ सकें? देखें, गुजारिश ये है कि मैं अपने बचपन से, जब से ये हदीस सुनी कि मुस्कुराहट भी सदका है, मैं गौर करता रहा इसकी वजह क्या, और मुझे इसका जवाब नफ्सियात की किताबों में मिला कि मुस्कुराहट भी एक से दूसरे को लग जाती है। शायद मेरा मुस्कुराता चेहरा, आपका मुस्कुराता चेहरा, किसी का मुस्कुराता चेहरा देख के किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। 1 रुपया खर्च नहीं होता मुस्कुराहट, ऐसे ही है, 1 रुपया खर्च नहीं होता। ये 22 मसल्स हैं जो फेस पे हैं, इनको इस्तेमाल करने में 1 रुपया खर्च नहीं होता। तो ज़रा जहमत कीजिए, हिम्मत कीजिए, जुर्रत के साथ इस सिचुएशंस और इन हालात में भी मुस्कुराइए और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करिए। बिल्कुल ऐसे ही है। खुद भी मुस्कुराइए और दूसरों के साथ भी मुस्कुराहटें बांटिए। और आज वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जा रहा है, उस हवाले से हमने बात की। मारूफ उस्ताद कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और जनाब, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। तो रमज़ान की आमद है और जहां दीगर ममालिक में डिस्काउंट बाजार समेत अशिया ज़रूरिया की कीमतों में ज़बरदस्त कमी की जाती है, वहां पाकिस्तान में ख़ुसूसन पंजाब में आवाम ताहाल रिलीफ से महरूम है। रमज़ान में चंद दिन बाकी रह चुके हैं और हुकूमत की जानिब से मुकम्मल रमज़ान पैकेज नाफिज नहीं हो सका है। मुल्क में महंगाई की शरह 40% से भी तजावुज़ कर चुकी है और अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। गरीब और अमीर हर कोई रोज़ बरोज़ बढ़ती कीमतों से परेशान है। इस वक्त शहर में मुफ्त आटे का हसूल भी शहरियों के लिए आज़ाब बन चुका है और लाहौर में 2 करोड़ की आबादी के लिए सिर्फ 40 आटा ट्रक पॉइंट्स कायम किए गए हैं और मुफ्त आटे के लिए शहरी रुल कर रह गए हैं। हुकूमती रिलीफ आवाम पर भारी पड़ने लगा है और दूसरी जानिब देखा जाए तो महंगाई के बोझ तले दबे आवाम के लिए हुकूमत की जानिब से थोड़ा सा जो रिलीफ का झोंका है ना, वो सुनने को आ रहा है कि हुकूमत का कम आमदन अफराद को पेट्रोल 50 रुपये लीटर सस्ता देने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम सब्सिडी में मोटरसाइकिल, रिक्शा और 800 सीसी गाड़ियों को भी शामिल करने की हिदायत की है और इस ऐलान पर कब से अमल दरामद होगा, रमज़ान पैकेज नाफिज हो पाएगा, आटे का हसूल क्या तारीख को दोबारा दोहराया जाएगा, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं जाहिद आबिद साहब। जाहिद साहब, आपको वेलकम कहती जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जाहिद साहब, सबसे पहले तो ये जो पेट्रोल में सब्सिडी दी जा रही है, कम आमदन वाले लोगों को रिलीफ फराहम किया जा रहा है और पैकेज का ऐलान भी किया जा रहा है, कब से इसके ऊपर अमल दरामद होगा, कुछ पता चल पाया? जी बिल्कुल, इस वक्त जब भी हम महंगाई की बात करते हैं उसमें पेट्रोलियम मसनूआत सबसे अहमियत इख्तियार करती हैं कि इसकी महंगाई जो है वो बहुत सारे मामलात को ख़राब कर रही है। हुकूमत की जानब से ये एक गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने एक पॉलिसी बयान तो जारी कर दिया है कि 50 रुपये फ़ी लीटर लोगों को सस्ता पेट्रोल मिलेगा जो मोटरसाइकिल वाले या 800 सीसी तक गाड़ी वाले हैं। सही। तो अब मसला ये है कि इसके लिए अभी तक कोई फार्मूला कोई सामने नहीं आया कि इसका तरीकाकार क्या होगा। मतलब अगर पेट्रोल पंप वालों को क्या इख्तियार होगा, वो किस तरह जज करेंगे, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे घर भी देखे हैं जहाँ 50-50 लाख की गाड़ियाँ भी खड़ी हैं और मोटरसाइकिल भी खड़े हैं। तो ये मतलब एक ऐसा फार्मूला अभी बनना है जिसमें तयन किया जाना है कि इसके लिए क्या फार्मूला होगा। जैसे पहले यूटिलिटी स्टोर पे हम देखते हैं
कि लोग जाते हैं ज्वेलरी स्टोर पे, नादरा पे एक अपना आईडी कार्ड जी, नंबर जी। भेजते हैं, वहाँ से तस्दीकी मैसेज आता है। फिर होता है इस किस्म का कोई मैसेज बनाया जाएगा मैकेनिज़्म, या कोई कार्ड जारी किया जाएगा। कार्ड जारी होगा तो वो भी फिर नादरा के ज़रिए होगा। उसके लिए कैसे कितने आमदन वाले होंगे कितने दिन जिनकी- लगेंगे हाँ। उसमें, फिर एक वो सही। नया पंडोरा बॉक्स खुलेगा, लंबी लंबी लाइनें दफातर के बाहर लगी होंगी वो कार्ड बनवाने। तो अभी तक वो कोई फार्मूला तय नहीं हुआ, और अच्छा। यकीनन इसमें मेरा ख्याल है कि ये फिजिबल काफ़ी मुश्किल होगा ओके। इस पे अमल दरामद करना, इस किस्म के फार्मूले पे कि जो मोटरसाइकिल वाला जा रहा है तो उसे 50 रुपये लीटर सस्ता मिल रहा है, हाँ। और जो 1000 सीसी गाड़ी में जा रहा है उसे उसको, हाँ। उस रेट पे मिलेगा। तो ये बड़ा एक मुश्किल सा फार्मूला होगा। अगर इस पे बनाते हैं तो यकीनन अवाम के लिए एक बेहतर इकदाम होगा, ख़ास तौर पर जो कम आमदनी वाले लोग हैं, जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं, जो छोटी गाड़ियों वाले हैं, उनके लिए एक बेहतर होगा। लेकिन इस पे अमल दरामद कैसे होना, ये हुकूमत के लिए, ये एक हुकूमती मुश्किल टास्क मशीनरी है। के लिए एक बड़ा अहम काम होगा। अब वो इसे किस तरह वाइंड अप करते हैं, कब करते हैं, इसका भी कोई फ्रेमवर्क नहीं है। कल ऐलान तो कर दिया वज़ीर आज़म ने, उस पर कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया कि मुझे 1 हफ़्ते के अंदर रिपोर्ट चाहिए या 15 दिन में रिपोर्ट चाहिए। अब कह दिया, ब्यूरोक्रेसी उस पर क्या करती है आगे, क्या क्या गुल खिलाती है, वो एक अलहदा कहानी है। तो ये एक इस किस्म की सूरत हाल है जिसमें एक अच्छा इकदाम है, लेकिन अब इस पे अमल दरामद कैसे होना है, कब होना है, इसकी अभी तक कोई फार्मेलिटीज़ तय नहीं हो रही, और ना ही कोई ऐसा फार्मूला हुकूमत की जानब से या सीएम की जानब से कोई बाइंडिंग दी गई है कि आप फलां दिन तक मुझे ये रिपोर्ट बना के पेश कर दें। तो अब देखते हैं कि इस पे क्या होता है, लेकिन बज़ाहिर एक अच्छा अवाम को तो इक़दाम। ये लग रहा था शायद इतनी महंगाई में ये थोड़ा सा उनको रिलीफ का झोंका मिलेगा, मतलब कि उनको रिलीफ फराहम किया जाएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उन्हें सब्सिडी मिलेगी। लेकिन अभी तक इसकी डिटेल्स हमारे सामने नहीं आई है कि कब इसको अमल दरामद इस पर किया जाएगा, किस तरह इसको चलाया जाएगा, अभी तक ये सामने नहीं आया है। सिर्फ ऐलान किया गया है कल वज़ीर आज़म की तरफ से। अच्छा, दूसरा, रमज़ान बाज़ार नहीं लगाए जा रहे हैं जाहिद साहब। 18 साल बाद ऐसा हो रहा है कि पंजाब में रमज़ान बाज़ार नहीं लग रहे हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ गरीब आदमी के लिए लगते थे कि उन्हें रिलीफ फराहम किया जाए रमज़ान में। और जब महंगाई की शरह 40% से भी तजावुज़ कर चुकी है, जब अशद ज़रूरत है आवाम को रिलीफ फराहम करने की, तभी रमज़ान बाज़ार नहीं लग रहे हैं। बिल्कुल, ये 18 साल यकीनन एक लंबा अरसा है जिस दौरान हम देखते रहे हैं कि हर साल रमज़ान बाज़ार हाँ लगते जी, हैं और ऐसे ही है। मुख्तलिफ इलाकों में लगाए जाते थे। लेकिन इसमें 2 स्कूल ऑफ थाट सामने आते थे। एक तो ये कहते थे कि जो टारगेटेड सब्सिडी दी जाए, कि जो बंदा वाकई हकदार है सिर्फ वो जाके ले सके। ये नहीं कि एक बंदा 50 लाख की गाड़ी पे गया और वो रमज़ान बाज़ार से अपनी डिग्गी भर के गाड़ी की लेके जा रहा है और पूरे हफ्ते का सामान लेके चला गया है, और जो गरीब आदमी है जिसने साइकिल पे आना है, मोटरसाइकिल पे आना है, वो थोड़ा सा वो फिर सामान बच लिया और गया। लेके जा रहा है। तो ये एक कन्फ्यूजन यकीनन थी। लेकिन इस वक्त जो मसला है उसमें मेरा ख्याल है ज़्यादा फिनंशियल मामलात का है, सही। कि हुकूमत के पास शायद इतने पैसे नहीं हैं कि वो इतने बड़े पैमाने पर सूबे भर में रमज़ान बाज़ार लगा सके। तो इस वक्त आटा सबसे अहम इशू है। आटे का हुकूमत ने ये फैसला किया है कि उसे, लेकिन जाहिद साहब, दूसरी तरफ लोग ये भी तो कह रहे हैं ना कि पीएसएल में भी तो सब्सिडी दी गई है ना, पीएसएल में भी तो मुआवनत की गई है ना, तो वो भी तो एक इतना बड़ा इवेंट कराया गया है, वहाँ पे भी पैसे लगाए गए हैं। तो जब आवाम की रिलीफ के लिए बात आई है तब पैसे नहीं है हमारे पास। हाँ, ये मुख्तलिफ दो चीज़ें, जैसे हाँ। हमने पहले कहा कि एक माली पॉइंट भी किया गया है, हाँ। और दूसरा वो टारगेटेड सब्सिडी वाला, जो कि ख़ास तौर पे IMF की जानब से भी ये कहा जाता है कि अच्छा। टारगेटेड सब्सिडी आप दें, जो लोग मुस्तहिक हैं सिर्फ उनको दें। ये नहीं कि एक बंदा जो वेल ऑफ है, जो खाता पीते घराने का, वो भी सस्ता आटा लेके जा रहा है और जो गरीब आदमी है उसे वो कम मिल रहा है। तो इस किस्म की सूरत हाल है जिसमें हुकूमत की जानब से एक यकीनन एक ऐसा इक़दाम है जिसकी किसी तौर कोई वाज़े तोजी इस वक्त पेश नहीं की जा सकती, जिस वक्त 40% 41% अगर महंगाई की शरह है, उसमें रमज़ान बाज़ार या सब्सिडी वाले बाज़ार ख़त्म कर देना, उस पर ख़र्चे कम किए जा सकते थे। मसलन एक कहा जाता है कि जो रमज़ान बाज़ार लगते थे उसमें सिर्फ टेंट्स, पंखों, कुर्सियों, वाटर कूलर्स, इनके जो खराजात होते थे वही करोड़ों में होते थे। आप वो ख़त्म कर सकते हैं। लोगों को नहीं ज़रूरत कि वहाँ टेंट लाजमी लगाओ, वहाँ पंखे चल रहे हों। जिसने चीज़ लेनी है वो आधे घंटे के अंदर जाके वो वहाँ से लेकर वहाँ बाइक से कर, चला तो जाएगा। आप उसे मैनेज कर सकते थे अगर करना होता। लेकिन ये इंतज़ामी चूँकि निगरान हुकूमत होती है, चलिए तादाद भी कम की जा हाँ, सकती थी, थोड़ी की जा सकती ये थी। निगरान हुकूमत का एक ये भी होता है कि निगरान हुकूमत जो होती है उसके असर में ब्यूरोक्रेसी इतना होती नहीं है। उसे भी अच्छा। पता होता है कि ये आज मेहमान है, पता नहीं कल होंगे कि नहीं होंगे, बस ठीक है डंग टपाओ पॉलिसी अपनाते हैं। तो ये भी एक बड़ी वजह है। अगर इस वक्त वाकई कोई हुकूमत मुंतखब होती तो उसने यकीनी तौर पे ये शायद फैसला करना ना था, करती, हाँ, इसे कि इम्प्लीमेंट रिलीफ करवाती, और फराहम जिन्होंने किया इम्प्लीमेंट जाता, करना था हाँ। उन्हें भी पता होता था कि हमने किसी को जवाबदेह होना है। अब जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना है उन्हें पता है कि पता नहीं 1 महीना इन्होंने रहना है, नहीं रहना है, क्या होना है, तो बस ठीक है इसी तरह डंग टपाओ पॉलिसी चलाओ। और हम हमेशा से यही चलते रहा है
कि अब जो आटे का सिलसिला है, मुफ्त आटा फराहम हाँ किया जी। जाएगा। यकीनन एक अच्छा इकदाम है कि 60,000 से कम आमदनी वाले जो लोग हैं उन्हें मुफ्त आटा मिलेगा। लेकिन अभी से हम जो हाल देखना शुरू हो गए हैं कि कि 2 करोड़ आबादी का जो शहर है शहर लाहौर, वहाँ पे सिर्फ 40 ट्रक कि पॉइंट्स वहाँ लगाए गए लाइनें हैं। लगनी शुरू हो जाएंगी जब एक, और वैसे भी अब आटा मजीद महंगा होना है महंगा क्योंकि होगा, आपने हाँ गंदम जी। का रेट बढ़ा दिया है। गंदम का रेट बढ़ेगा तो उसका असर मार्केट में भी आपको नज़र आएगा, आटा भी महंगा होगा। जब महंगा आटा मजीद आप सस्ता करके या मुफ्त देना शुरू कर देंगे तो वो भी एक नई सूरत हाल पैदा करेगा। तो ऐसी सूरत हाल है जिसमें हुकूमत एक तरफ से कुछ संभालने की कोशिश करती है तो दूसरी अच्छा। तरफ से वही उसके गले पड़ जाता है, खराब हो जाता है। ख़राब हो जाता है, क्योंकि इससे तो मामला इतने उलझे हुए हैं जिन्हें इस वक्त निगरान हुकूमत कम से कम ये कहा जा सकता है कि संभालने की कोशिश ज़रूर कर रहे होंगे। अच्छा। हम ये नहीं उनकी नीयत पे शक नहीं कर सकते, लेकिन उनके पास इतने वसाइल और इतनी उनकी विल नहीं होती कि वो उन्हें खुद भी पता होता है कि हम तो 3 महीने 4 महीने के मेहमान हैं, हमने क्या कौन सा लॉन्ग टर्म चलना है। तो ये जब तक एक मुंतखब हुकूमत ना हो इस किस्म के मामलात चलते हुए नज़र नहीं आते लंबे अरसे हुकूमतों किसी भी मुल्क में। अच्छा। तो इसलिए हुकूमतें होना, मुस्तकिल हुकूमतें होना जिनका पता हो कि इन्होंने 5 साल 4 साल हुकूमत करनी है, तो फिर वो एक पॉलिसियाँ बनती हैं, उस पर अमल दरामद होता है। लेकिन सबसे अहम ये होता है कि वो कहते हैं कि किसी को मछली देने के बजाय मछली पकड़ना सिखा दो। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि लोगों के पास रोज़गार नहीं है, तो फिर वही है किसी को सस्ता आटा दे दो, किसी को सस्ती चीनी दे दो। आप लोगों को रोज़गार दे दें, आप लोगों के घरों में उनकी महाना उनकी आमदनी बढ़ा दें तो लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत ही ना हो, उनको महंगाई महसूस ना हो। तो इस वक्त ये सब एक टेम्पर हो रही हैं चीज़ें कि जो असल मसला है वो आपका रोज़गार का मसला है, बेरोज़गारी का मसला है, लोगों की कम आमदनी का मसला है। आप उसे बढ़ाने के लिए हमें कोई कंक्रीट पॉलिसी नज़र नहीं आ रही, कोई इंडस्ट्री चलाने के लिए कोई पॉलिसी नज़र नहीं आ रही, कोई कारोबार को फ़रोग देने के लिए कोई पॉलिसी नज़र नहीं आ रही। हो रहा है ना, हर चीज़ ही डाउनसाइजिंग पे चल रही है। तो एक डंग डपाऊ सा काम चल रहा है कि सस्ता आटा दे दो, सस्ती चीनी दे दो, घी पे 30 रुपये कम कर दो, ज़्यादा कर दो। इससे लोगों के घर नहीं लेकिन मसला चलते। ये है कि अगर सस्ती पॉलिसी अगर अपनाई जा रही है, सस्ता आटा फराम किया जा रहा है, मुफ्त आटा फराम किया जा रहा है, तो उसको अच्छे तरीके से उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। मतलब 2 करोड़ की आबादी है यहाँ की और सिर्फ 40 पॉइंट्स उधर लगाए गए हैं, तो वहाँ पर लोगों की तादाद कितनी होगी? मसलन अब कल सीएम निगरान सीएम जो है उन्होंने विज़िट किया, एक सरप्राइज विज़िट एक अच्छा। आटा पॉइंट का। तो उन्होंने जो बाद में महकमे को हदायत दी उसमें यह है कि यहाँ पर काम करने वाले, तेज़ काम करने वाले लोग भेजे जाएँ। अच्छा। यानी ये अंदाज़ा है कि अंदाज़ा करें कि वहाँ जो लोग बैठे थे वो इतने सुस्त या सुस्त थे। उस सिस्टम में वो अपडेट नहीं थे कि Slow वो थे बहुत ज़्यादा, उसे चला हाँ। सकें। उन्होंने कहा यहाँ कोई बेहतर लोग बैठाएं ताकि लोगों को जल्दी लोगों की ये आटे वाला जो मसला है इसको वो आटा मिल सके, आटा ले सकें। तो इस किस्म की सूरत हाल अब या तो सीएम रोज़ जीन्स और अचानक ही जाके जीन्स शर्ट छापे पहन मारे। के सरप्राइज विज़िट करेंगे और फिर शाम को जारी होगी प्रेस रिलीज़ के आज फलां विज़िट किया और फलां हुआ। लेकिन बस इसी तरह है, रमज़ान में हम देखते हैं कि 5 रुपये चीनी सस्ती होती है तो लंबी लाइनें लगी होती हैं। तो यहाँ सस्ता आटा मिलेगा या मुफ्त आटा मिलेगा और वहाँ क्या सूरत हाल होगी और हमारा सिस्टम किस हद तक ये बोझ बर्दाश्त करेगा। ये एक तो ये भी तो एक आया ना रमज़ान में, हर मुस्तहिक ख़ानदान को 10 किलो सस्ती चीनी मिलेगी। ये भी एक मुआहिदा तय पाया है कल मामला। हाँ, ये रमज़ान बाज़ारों में होता था कि सस्ती हाँ चीनी मिलती थी, लेकिन सस्ती चीनी अब इस वक्त जो मार्केट में रेट है वो 100 रुपये से ज़्यादा हो चुका है। अब सस्ती चीनी यही है कि वो 10 रुपये 12 रुपये कम करके वो फिर वही चीज़, असल में वही चीज़ आ जाएगी कि लाइनें लगनी हैं। आपको पूरी कौम की तस्वीर जो एक बननी है ना, वो जो तस्वीरें बनेंगी, वो जो मीडिया पे चलेगा, वो यही चलेगा कि सारी कौम लाइनों में लगी हुई है और सिर्फ किसके लिए, आटे के लिए, चीनी के लिए, घी के लिए। मतलब अब क्या बाहर पोर्ट्रेट हम करते हैं, क्या हम लोगों को दिखाते हैं अपनी तस्वीर के हम कौन लोग हैं। अभी तक ये सिस्टम नहीं बना सके कि लोगों को कम से कम अगर देना ही है तो घर बैठे किसी को दे दो। हमने किसी बाहर के मुल्क में तो आज तक नहीं देखा कि जो सोशल सिक्योरिटी के पैसे किसी ने लेने हैं तो वहाँ लाइनें लगी हों। सब कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम है उनका, वो घर बैठे उसको जो भी जमा तफरीक होनी है वो उसको पहुंच जाती हैं उसको। मतलब हमने कोई नहीं देखी कि जी लोग आटे के लिए लाइनें बना के खड़े हैं या घी के लिए लाइनें बना के खड़े हैं। हम पता नहीं किस दौर में अभी तक रह रहे हैं कि हम इन 3-4 बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत की पूरी करने के लिए लोगों को तमाशा बनाया हुआ है। लोगों की इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती है, लोग बेचारे मुँह छुपा रहे होते हैं कैमरों से, वो एक दूसरे को देख के मुँह दूसरी तरफ कर लेते हैं कि अब हमारी तस्वीर चलेगी कि हम आटा लेने के लिए आए हैं। हालांकि आटा लेना हर किसी का बुनियादी हक है कि जो गवर्नमेंट रेट है, जो सरकारी रेट है उस पर
मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ लाइनों में लग के ख़वातीन होती हैं, बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, पेंशनर हजरात होते हैं। हाँ जी, तो ये सूरत हाल है। अब कई पेंशनर ऐसे हैं बेचारे जिनका रेलवे का महकमा आजकल वहाँ तनख्वाहें और पेंशन मिलने में तख़ीर हो रही है। तो इस किस्म की सूरत हाल है जिसमें ये बस इसी तरह के बस ठीक है, रमज़ान आया इसको गुजार लो, फिर ईद आएगी ईद को गुजार लो, फिर उसके बाद मुहर्रम आ जाएगा, मुहर्रम के लिए कुछ इंतज़ाम कर लो, बस इसी तरह डे बाई डे इंतजामात के तहत हम अपनी पूरा सिस्टम चला रहे हैं। डंग टपाओ पॉलिसी होगी कि बिल्कुल एक ठीक है, चल रहा है, गुजर रहा है तो गुजरते बस जाए। ये असल में ये है कि डंग टपाओ टाइम गुजार लो, हाँ। बाकी फिर देख लेंगे। मतलब अभी तक कंक्रीट कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आती जिसमें वाकई सीरियसली नज़र आ रहा हो कि हमने जो 70 साल 75 साल हो गए हमें, उसके बाद हम एक ट्रैक पे आ गए हैं, हम किसी सिमत पे चल पड़े हैं। अभी तक वही 25 साल हमें हो गए देखते हुए, इसी की सहाफत करते हुए कि जी लाइनें लग गई हैं, रमज़ान बाज़ार लग गए हैं, सस्ते बाज़ार लग गए हैं, यही होता है हर दफ़ा, हर साल यही होता है। तो कुछ फ़र्क नहीं, कुछ तब्दील नहीं हो रहा, सब कुछ उसी तरह चल रहा है। हुकूमतें आती हैं चली जाती हैं, पहले भी आई चली भी गई, लेकिन वही सब कुछ नहीं। तो वही ये चल जो रहा है। सस्ता मुफ्त आटा और ये जो सस्ती चीनी फराम की जाएगी, इसके लिए क्या उन्होंने कोई पॉलिसी बनाई है कि जैसे यूटिलिटी स्टोर पे था कि उनको SMS आएगा उसके बाद उन्हें मिलेगा, या शनाख्ती कार्ड मिलेगा, क्या होगा? अब बिल्कुल उसी किस्म का जो डाटा इनके पास है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या एहसास प्रोग्राम के हवाले से, या लोगों को जो भी इन्होंने एक जारी करना है, तो उस हवाले से एक मैकेनिज़्म बनाया गया है कि लोगों को सस्ता आटा उनके शनाख्ती कार्ड के रेफरेंस से दिया जाएगा और उसकी पूरी एक सर्टिफाइड किया जाएगा उसको। तो इस किस्म की उसमें है, लेकिन फिर बात वही है कि मतलब इस वो क्या कहते हैं कि सस्ता आटा दे के आप क्या लोगों को कितनी खुशी से वो जाके शाम को रोटी पकाएगा जब सारा दिन लाइन में लगा रहेगा या खाएगा। बस ठीक है, 2 वक्त की रोटी खानी है, गुजारा करना है लोगों ने, वो कर लेंगे। तो इसमें हुकूमत का कितना कंट्रीब्यूशन है, और इस पर तकरीबन 60 अरब से भी ज़्यादा खर्च आना है इस तमाम आटे वाले पैकेज पे, और चीनी भी इसी तरह है, घी भी इसी तरह है। तो बस क्या ज़ाहिर साहब इस पैकेज में रमज़ान बाजार नहीं लग सकते थे, या इससे ज़्यादा इसका खर्चा आता है? अगर 60 अरब इसमें लग रहे हैं तो इस पैकेज में रमज़ान बाजार नहीं लग सकते थे क्या? देखें, इस पे इम्प्लीमेंट करने की बात है। अगर तो मतलब रमज़ान बाज़ार में भी मसला तो वही, रमज़ान बाज़ार में हम यही चीज़ें देखते थे कि ट्रक खड़ा है आटे का, तो उसके नीचे लाइनें लगी हुई हैं, चीनी है तो उसके लाइनें लगी हुई हैं, लोग एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो वो बीच में सब्जियां भी हैं, बीच में फल भी हैं, मतलब एक थोड़ा सा फेस्टिवल भी हो जाता था लोगों का, थोड़ा सा एहसास होता था कि रमज़ान मुबारक है और एक कलेक्टिव सी एक ख़रीदारी हो रही है, इज्तिमाई ख़रीदारी हो रही है, कुछ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो ये बस अब हुकूमत की अपनी कोई होगी लॉजिक इसमें, लेकिन उसमें यही है कि जो कहा जा रहा है कि टारगेटेड सब्सिडी पे ज़्यादा ज़ोर हुकूमत देना चाह रही है कि जो लोग वाकई मुस्तहिक हैं उन तक जो सब्सिडी के पैसे हैं वो पहुंचा जाए। और जो अब पेट्रोल की भी यही होगा कि टारगेटेड सब्सिडी देने की कोशिश करेंगे कि जो वाकई जिनकी कम आमदनी है उन्हें दिया जाए। लेकिन एक मैकेनिज्म तो बनना चाहिए। मैकेनिज्म अब बनेगा, पता नहीं कब बनेगा, हो सकता है ईद का तोहफा हो, ईद पे जाके ऐलान हो जाएगा जी करवा लें। लेकिन हम भी माशाल्लाह पूरे फनकार हैं कि हम जब पता चलता है कि 10 रुपये आज पेट्रोल महंगा हो रहा है तो रात को ही लाइनें लग जाती हैं, और उस लाइनों में लाखों करोड़ों रुपए वाली गाड़ियां खड़ी होती हैं। 10 रुपये सस्ता लीटर पेट्रोल, जब 50 रुपये लीटर होगा तो हम कैसे कैसे तरीके नहीं ढूंढ लेंगे उस पर शॉर्टकट मारने के और अपनी गाड़ियां फिल करवाने के लिए और उसे सस्ता लेके महंगा बेचने के लिए। तो ये भी एक बड़ा हमारी एक टैलेंटेड लोग हैं, हम कोई ना कोई इसकी जुगाड़ निकाल लेंगे कि मैं अपना मोटरसाइकिल ले जाके उस पर करवा के। इसलिए हुकूमत मेरी समझ में नहीं आता कि ये किस तरह इस फार्मूले को अप्लाई करेगी, ये कैसे करेगी। अगर करेगी तो फिर पेट्रोल पंप्स पे तमाशे लगेंगे, पेट्रोल पंप पे उसी तरह के बड़े बड़े खेल देखे जाएंगे कि क्या होता है, किस तरह पेट्रोल पंप मालकान उसमें क्या क्या गुल खिलाते हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां क्या क्या उसमें जुगाड़ लगाती हैं, और जो सबसे आखिरी एंड सारफ है मोटरसाइकिल वाला, छोटी गाड़ी वाला, वो फिर अपना कैसे जुगाड़ लगाता है इसमें। तो ये बड़ा एक ड्रामा चलेगा। अभी जब इस पर अमल दरामद शुरू करेंगे तो ये अभी तो जब अमल दरामद के हवाले से पता चलेगा ना कि स्केड्यूल क्या है, इसको किस तरह मैनेज किया जाएगा, उसके बाद पता चलेगा कि क्या ये इम्प्लीमेंटेशन इसके ऊपर अच्छे तरीके से हो पाएगी और जो एंड यूज़र है उस तक तमाम तर रिलीफ पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। हमारे साथ जाहिद आबिद साहब, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, हमारे साथ मौजूद थे। जाहिद साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। रमज़ान बाज़ार के हवाले से और रमज़ान पैकेज के हवाले से हम बात कर रहे थे कि किस तरह आवाम को रिलीफ फराहम किया जा रहा है। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और अब बात कर लेते हैं कुछ सियासी मंजरनामे की। तो जनाब सियासत का खेल फुल जोरों शोर से जारी है और सियासी जमातों की जानिब से एक दूसरे को नए से नए दाव लगाए जा रहे हैं। लम्हा बा लम्हा सियासी सूरत हाल में बड़ी वाज़ेह तब्दीली देखने को हमें मिल रही है। पकड़ धकड़, भाग दौड़, फ़ज़ा में अजब खौफ का आलम है। एक दूसरे के खिलाफ शोला बयानी से कारकुनान को जोश भी दिलाया जा रहा है। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ हाजिरी लगवाने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे तो पीछे से लाहौर में पंजाब पुलिस ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया। तोड़ फोड़ की गई, कारकुनान को पुलिस वैन में डाला और ऑल क्लियर की सदा लगाते हुए चलते बने। उस पर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना था कि जमान पार्क को नो गो एरिया नहीं बनने देंगे। जहां लाहौर में मार धाड़ की गई, तोड़ फोड़ जारी थी, वहीं इस्लामाबाद भी आंसू गैस शेलिंग से धुंधला हो गया था। पुलिस और कारकुनान के दरमियान झड़पें भी हमें देखने को मिली। जो हत्थे चढ़ा उसको पुलिस वैन में डाल दिया गया। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जहां इस्लामाबाद में कारकुनान की रिहाई का मुतालबा किया, वहीं लाहौर में पुलिस के एक्शन पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पुलिस मेरे घर में दीवार तोड़कर दाखिल हुई है। घर में उस वक्त सिर्फ बुशरा बेगम और चंद मुलाजिम थे और पुलिस ने घर पर धावा बोला और चीज़ें भी लूट कर ले गई। और पीटीआई की जानिब से जमान पार्क में इमरान खान की रिहाइशगाह पर पुलिस एहलकारों के हमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त भी दे दी गई है, जिसमें मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज और वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को भी नामजद किया गया है। दूसरी तरफ इमरान खान ने बुध को मीनार पाकिस्तान में जलसे का भी ऐलान किया है। हालात जो है ना जनाब बद से बदतर होते जा रहे हैं। पुलिस और कारकुनान की झड़पें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आंसू गैस शेलिंग से लाहौर हो या फिर इस्लामाबाद हो, सब धुंधला गया था और फिर जलसे का भी ऐलान हो गया है। हालात किस नहज पर पहुंच गए हैं और आगे की क्या सूरत हाल होने वाली है, इस पर बात करते हैं। जनाब हमारे साथ एंकर पर्सन मुजाहिद शेख इस वक्त इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मुजाहिद साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मुजाहिद साहब ये किस तरह की रिवायत हम लोग कायम कर रहे हैं? एक दूसरे के ऊपर कह ले कि शोला बयानी भी की जा रही होती है, तनकीद भी की जा रही होती है। अब जो है वो क्रैकडाउन भी शुरू किए गए हैं, झड़पें भी जारी है कारकुनान और पुलिस के दरमियान। तो अगर आगे पीटीआई आएगी हुकूमत में तो वो भी इसी तरह करेगी। मतलब ये किस तरह की रिवायत हम पैदा कर रहे हैं, कायम कर रहे हैं? देखें, जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जब बरसर इक़्तिदार थी तो तब भी इसी तरह के कुछ मिलते जुलते मामला होते रहे। कुछ एमपीएस जो थे, एमएनएस जो थे, उनके घरों पे पुलिस छापे मारती रही हाँ और उनको गिरफ्तार भी करती रही। लेकिन ये नहीं हुआ कि उनके जो मुस्लिम लीग नून के जो कायद थे और उनके जो बड़े लीडर थे, जो मौजूदा वज़ीर आज़म भी हैं या मरियम नवाज साहिबा हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, उनकी गिरफ्तारी आसानी से अमल में आती रही। वो कहीं पे पकड़ा जाता था तो वो गिरफ्तारी देते थे। यहाँ पे मामला कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि इमरान खान जो हैं वो गिरफ्तारी देने से जो है वो इनकार करते हैं। वो उनके कुछ खदशात हैं, सिक्योरिटी के हवाले से भी उनके कुछ खदशात हैं कि अगर उन्हें अदालत में सिर्फ पेश करने के लिए गिरफ़्तार किया जाए तो वो गिरफ़्तार होने को तैयार हैं या अदालत में जाने को भी खुद रजामंद हो जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि उन्हें जेल में डाला जाएगा और जेल में डाल के मार दिया जाएगा। ये खदशात उनकी जानिब से आते हैं। आपको याद होगा कि 2014 में गालबन एक इसी तरह का वाक़या हुआ था कि सानिया मॉडल टाउन जो है वो भी इसी तरह से बिल्कुल मिलता जुलता था कि वहाँ पे ज़िली इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से ये कहा जाता था कि जो वहाँ पे बैरियर हैं उनको हटाने के लिए पुलिस गई है और अवामी तहरीक के लोगों के साथ और पुलिस के तसादुम में 10 से ज़्यादा 14 लोग बताए जाते हैं। 14 लोग जो थे उनकी वो शहीद हो गए थे या जहाँ बाग हो गए थे। और इसी तरह से अब ये ज़मान पाक जो है खुदा ना खास्ता सानिया ज़मान पाक बनने से बच रहा है। उसमें जब से ये ऑपरेशन का आगाज़ हुआ है, जब से पुलिस
वहाँ पे क्रैकडाउन हाँ कर जी। रही है। तो उसमें एक हिकमत अमली जो पंजाब पुलिस की है, और जिसको क्योंकि इस वक्त वन मैन आर्मी जो है वो काम कर रही है, उसमें आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर हैं। अच्छा। वो तमाम ऑपरेशन को, तमाम हिकमत अमली लेके को चल जो है रहे हैं। वो खुद ही सही। लेकर चल रहे हैं। और वहाँ पे जाके जब जिन लोगों को गिरफ़्तार करना चाहते हैं या इमरान खान को गिरफ़्तार करना चाहते हैं, तो वो फोर्स को ये हदायत ज़रूर जारी करते हैं कि किसी किस्म का वेपन वहाँ पे ना लेकर जाया अच्छा। जाए। और अगर वेपन वहाँ पे जाएगा तो यकीनन मौके की मुनासबत से या सिचुएशन के हिसाब से वहाँ पे फायर भी हो सकता है, हाँ जी। किसी जानिब से भी, पुलिस जी, की जी। जानिब से भी, और जैसा पुलिस कहती है दूसरी जानिब से भी। तो फिर वो एक खून रेजी का अमल जो है वो शुरू हो सकता है। खुदा का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र ऐसा है अभी कि ऐसा नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ। लेकिन लाहौर को नो गो एरिया बनाया गया। पुलिस जो है वो पहले कहती थी कि नो गो एरिया है, फिर उसके बाद वो कहते थे कि नो गो एरिया बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हाँ। ये अमली तौर पर हो चुका है, ये अच्छा। नो गो एरिया बन चुका है। सही। क्योंकि पुलिस का एक एहलकार जो काम अपनी ड्यूटी से वापस घर जाता है, तो वो अगर ज़मान पाक के आगे से गुजरता है तो उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। ओके। पुलिस की गाड़ी अगर वहाँ से गुजरती है तो उसको आग लगाई जाती है और उसके बाद उसको नहर में फेंक दिया जाता है। उसके मुकदमात भी दर्ज हुए, 3 मुकदमे जो हैं वो दर्ज कर लिए गए हैं। लेकिन क्या ये अमल मुसलसल जारी रहेगा? अगर ये इसी तरह से जारी रहता है तो कोई ना कोई नुकसान जो है, बड़ा नुकसान लेकिन अभी होने भी का। तो क्रैकडाउन किए जा रहे हैं मुजाहिद साहब। बिल्कुल। रात से ये क्रैकडाउन जारी है कि शिबली फराज साहब के घर पे भी छापा मारा गया, मसरत जमशेद चीमा के घर पे भी छापा मारा गया है। तो ये सिलसिला फिर इसी तरह जारी रहेगा और फिर दूसरी तरफ से भी जो है वो मुज़ाहमत की जाएगी फिर? हाँ बिल्कुल, इसी तरह से हुआ है कि अब पुलिस ने थोड़ी सी हिकमत अमली चेंज तब्दील की है। की है, अच्छा। चेंज किया है। वो ये किया है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, वर्कर्स की बहुत बड़ी तादाद है, अब पुलिस वहाँ पे नहीं जा रही है। अच्छा। पुलिस की जानिब से कहा तो ये जा रहा है कि हम वहाँ पे जो है वो जाएंगे और गिरफ्तार करेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। कल रात से जो है लाहौर पुलिस को सिर्फ एक ही ड्यूटी पर मामूर कर दिया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहे वो रहनुमा हैं, चाहे वो वर्कर हैं, उनके घरों में जाएं और अच्छा। उनको पकड़ें। और ओके। जो वर्कर्स के नाम, जो फहरिस्तें जारी हुई हैं, तकरीबन 60 से ज़ायद सफ़ात की फहरिस्त है जो हर थाने को दे दी गई है, डिवीज़न वाइज भी दे दी गई है, मुतलका थानों को भी दे दी गई है, और लोग पकड़े जा रहे हैं। कोई पुलिस स्टेशन, 84 के करीब पुलिस स्टेशन है लाहौर में, अच्छा। कोई पुलिस स्टेशन ऐसा नहीं है जहाँ पे 8 या 10 लोगों को गिरफ्तार ना किया जाए। ये मैं एक मुताद अंदाजे के मुताबिक बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी तादाद हो सकती है। तो उनको पकड़ने का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया। जिस तरह भी आपने जिक्र किया जमशेद इकबाल चीमा की रिहाइशगाह, वहाँ पे भी पुलिस गई और मुसर्रत जमशेद चीमा जो हैं वो वहाँ पे मौजूद थी, उन्होंने वीडियो भी बनाई। जी। और पुलिस एहलकार की आवाज़ जो है बिल्कुल वाज़ेह उसमें दिखाई देती है। वो कहते हैं कि हम आपसे श्योरिटी बाउंड पर साइन करवाने आए हैं कि आप कोई जलाओ घेराव नहीं करेंगे, आप पुरतशद्दुद जो एहतजाज है उस पर शामिल नहीं होंगे, हमें वो लिख के दे दें। लेकिन वो चूँकि एक बड़ा घर था, बड़े घर में दाखिल होना थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल था। और दूसरी बात यह कि वहाँ पे कैमरास भी थे और ख़वातीन ही घर पे थी, तो ये उनकी गुफ्तगू की हद तक जो है पुलिस का रेड रहा। लेकिन पुलिस की इतनी बड़ी तादाद ज़रूर थी कि वहाँ पे अगर श्योरिटी बाउंड लेना हो तो वो 1 या 2 लोगों के लिए काफ़ी होता है। और उनकी जानिब से ये भी कहा जाता रहा कि आप कोई खातून पुलिस एहलकार साथ क्यों नहीं लाए। तो वो हमने देखा भी वैलिड है उनका। हाँ, तो वहाँ पे खातून एहलकार जो है वो नहीं थी। इसी तरह से अब जो वर्कर हैं जो यहाँ पे आके एहतजाज करते हैं, जो ढाल बनते हैं इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से या जो ऑपरेशन किया जाता है उसके हवाले से, तो उनको अब टारगेट किया जा रहा है। और आपको सबसे अहम बात यह है कि अब दिन के जो है उजाले में अच्छा। ये रेड्स होना शुरू हो गया। और जब ये ऑपरेशन भी किया गया ज़मान पाक में, जब ये ऑपरेशन हुआ तो इसको भी होता ये है कि हमने अपनी क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए देखा कि जब भी कोई एक्शन होता है तो वो 4 से 5 बजे के दरमियान होता है, जब नींद
गालिब आ जाती है अच्छा। हर किसी इंसान के सही। ऊपर। तो ये रात के वक्त, रात के अंधेरे में किसी ऑपरेशन को नहीं किया गया, बल्कि दिन के अंधेरे में इसको किया गया, दिन की रोशनी में इसको किया गया ताकि किसी किस्म का नुकसान जो है वो ना हो सके। आईजी पंजाब चूंकि इसको खुद मॉनिटर है। कर रहे हैं और हर तरह से वो इसको कोई भी मामला। चल ये जो क्रैकडाउन हो रहे हैं इस हवाले से पूछ लेते हैं। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। फवाद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फवाद साहब बताइएगा, कल रात से अब क्रैकडाउन भी शुरू किए जा रहे हैं पीटीआई के रहनुमाओं को गिरफ्तार करने के हवाले से और छापे भी मारे जा रहे हैं घरों पे, तो क्या समझते हैं कि ये सही इकदाम उठाया जा रहा है? 285 लोग जो हैं वो रात से हिरासत में ले लिए गए हैं। आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग तो बेशर्मी की आखिरी हदों से भी निकल गए हैं। 10-10 साल के बच्चे भी जो हैं, जहाँ पे कारकुन नहीं मिले, इन्होंने 10 साल 13 साल 15 साल के बच्चों को पुलिस ने उठा लिया। औरतों को चार दीवारी को पामाल करके घुसे, औरतों को जो है वो थप्पड़ मारे गए। घरों के अंदर जो है वो लोगों को जो है वो रात के अंधेरे में उठाया गया। और इनका जुर्म क्या है? जुर्म इनका ये है कि ये अपने हकूक मांग रहे हैं, अपने राइट्स मांग रहे हैं। तहरीक इंसाफ की जो मूवमेंट है ये वो राइट्स की मूवमेंट है और ये राइट्स की मूवमेंट को इस तरह से नाकाम बनाना चाहते हैं। ये नहीं नाकाम हो सकती। लोग जो हैं, इनका ख्याल है कि ये लोग नहीं कर लेंगे तो क्या बाकी लोग आना बंद हो जाएंगे? ये लोग जो हैं वो बिल्कुल आना बंद नहीं होंगे। इमरान खान की पॉपुलैरिटी, इस तहरीक की पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ती जाएगी और मजीद इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके जो चेहरे हैं वो ज्यादा काले होके सामने आ रहे हैं। एक फस्ताई हुक्मरान जो इस मुल्क पे इस वक्त जो है वो हुक्मरानी जो कर रहे हैं, जो तर्ज हुकूमत है इनका, ये फस्तायत पे मबनी है और इंशाल्लाह इस फस्तायत के दिन थोड़े हैं। और बाकियों ने, ये मरियम नवाज, इसहाक डार, शहबाज शरीफ, इन्होंने, इसके खानदानों ने तो बैग उठा के बाहर चला जाना है। जिन्होंने यहाँ पे रहना है, ये उनकी सोचने का काम है कि वो क्या कर रहे हैं। और इसीलिए आप देखें कि जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप, जो सियासी लीडरशिप है, जो सियासी लोग हैं, वो इस सारे धंधे से अपने आप को अलहदा किए हुए हैं। और मरियम नवाज और उस तरह के लोग जिन्होंने जिंदगी में जो है वो उन्होंने कोई काम नहीं किया हुआ सिवाय इसके कि वो इलेक्शन कभी नहीं जिंदगी में लड़े, उन्होंने कभी जो है उनकी पॉलिटिक्स में उनका कोई हिस्सा नहीं है, वो लोग जो है इस तरह की बात और इस तरफ जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा फवाद साहब, जो ज़मान पार्क में हफ्ते के दिन जो वाकया पेश आया है, उसके बाद इमरान खान साहब ने ये कहा है कि हम 16 अफसरान हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और दरख्वास्त भी दे दी गई है मुकदमे की। तो इससे पहले हमने देखा था कि मॉडल टाउन वाला वाकया भी पेश आया, उसमें भी कार्रवाई ना होने के बराबर हुई। JIT भी बनी लेकिन उन लोगों को सजा नहीं हुई है। तो क्या आपको लगता है कि अब की बार भी ऐसा होगा, कार्रवाई हो पाएगी उन अफसरान के खिलाफ? ये तो डिपेंड करता है ना कि उस वक्त टीम क्या होगी। अगर हमने टीम जो है वो वैसे अगर हमने, हमारी तो गलतियां हैं बड़ी, अगर हमने उस वक्त मॉडल टाउन के लोगों को कैफरे किरदार पर पहुंचाया होता, जो मैंने बार बार उस वक्त डिमांड की, बात की और पंजाब हुकूमत से उस वक्त कहा कि आप इसको चलाएं, अगर हमने वो सारे काम किए होते तो आज पुलिस को पता होता कि उसकी हदूद और हदूद क्या है। उन्होंने कानून के अंदर रहना है, अपने जो हुक्मरान है उनको 24/7 कुछ नहीं करना है। आज वो हमने सजाएं दी होती तो आज ये ना हो रहा होता। अच्छा, दूसरा फवाद साहब, जब ज़मान पार्क में परसों ये ऑपरेशन किया गया है तो पुलिस की तरफ से ये बताया जा रहा है कि असलहा वहाँ से फराम किया गया है, राइफल्स वहाँ से बरामद की गई हैं, दूसरा पेट्रोल बम्स भी वहाँ पर। तो क्या इसी तरह की तैयारी हो रही थी वहाँ पर? क्या अच्छा, राइफल जो है, जो हमने लिस्ट दी है, वो सारे के सारे लाइसेंस ही इमरान खान वहाँ पे रहते हैं और उनकी जाहिर है कि एक सिक्योरिटी है और वो जो सिक्योरिटी है वो अप्रूव्ड है, लाइसेंस है, वो हमने, बल्कि उसकी रिकवरी के लिए आज हमने दरख्वास्त दी है कि वो हमें वापस किया जाए। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि पेट्रोल बम, वो आप इसकी IG की अक्सर अंदाजा लगा दें कि प्लास्टिक बोतलों में उसने तेल भर के कह रहा है कि ये प्लास्टिक बम है। बच्चों को भी पता होगा कि जो बॉम्ब होता है वो कभी भी प्लास्टिक बोतल में नहीं बन सकता, वो सबको पता है, सबको पता है। उन्होंने एक झूठे बंटे उठा के और गलेले उठा के कह रहा है कि ये बड़ा वेपन बरामद हुआ है।
और बेशर्म हो जाए आदमी तो क्या हो सकता है। वह इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस ही होती है ना। अच्छा फवाद साहब, मैं मुजाहिद शेख बात कर रहा हूँ, आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा। आपने दुरुस्त कहा कि जितने वेपन या जो असला इमरान खान साहब के घर से जो बरामद किया पुलिस ने, वो तो सिक्योरिटी के लिए उनको लाइव थ्रेट भी है, उन पे हमला भी हो चुका है, तो ये मामूली सी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। आप ये बताइएगा कि रात भर से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनको गिरफ्तार करने का अमल शुरू हो गया है, ना सिर्फ रात से बल्कि इस वक्त दिन के वक्त भी ऑपरेशन जो है वो जारी है। वर्कर्स जो हैं वो इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए वहाँ पे ढाल तो बने हुए हैं। तो अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उन वर्कर्स को जिनको पकड़ के हवालातों में, जेलों में डाला जा रहा है, उनके लिए अब क्या किया जाएगा, क्या हिकमत अमली होगी आप जैसे सीनियर रहनुमाओं की? अब से कुछ देर के बाद 12:30 बजे के बाद लाहौर हाई कोर्ट कंटेम्प्ट पिटीशन टेक अप कर रही है, जिसमें हमारा जो एग्रीमेंट हुआ था, मुआहदा हुआ था पंजाब हुकूमत की इंतजामिया के साथ, उसमें डिटेल्ड में लिखा गया था कि उन्होंने कैसे करना है, अगर उनको कुछ लोग रिक्वायर्ड हैं तो वो कैसे उनको अरेस्ट करेंगे और एक्सेसिव फोर्स इस्तेमाल नहीं होगी। ये मुआहदा जो है वो पंजाब हुकूमत के साथ तय पाया था और ये जो मुज़ाकरात भी हुए थे ये भी हाई कोर्ट के इंटरवेंशन से हुए थे। अब उस मुआहदे को इन्होंने जूते की नोक पे रखा है, हाई कोर्ट के हुक्म को जूते की नोक पे रखा है। अब हम जज साहब से देखते हैं कि हाई कोर्ट अपने फैसले को इन्फोर्स करती है या जैसे हमने माजी में देखा कि वो फिर कुछ नहीं होता और फिर और अदलिया की बेइज्जती होती है, हम उधर जाते हैं। बहरहाल अदलिया का ये तो एक वकार का सवाल है, देखते हैं अदलिया इसको क्या करती है। फवाद साहब, जो एप्लीकेशन रेस कोर्स थाना के लिए तैयार की गई थी वो पुलिस ने वसूल नहीं की और उस पर क्या होने जा रहा है? पुलिस तो वसूल नहीं करेगी तो हम उसको 22A में हम ले जाएंगे सेशन कोर्ट में, और सेशन कोर्ट नहीं करेगी तो हम उसको हाई कोर्ट में लेके जाएंगे, नहीं करेंगे तो कंप्लेंट में आएंगे। आपको पता है ये तो लीगली तो इसके बड़ा रास्ता है, इसको अगर वो एंटरटेन करके और उसके ऊपर तफ्तीश कर लें उनके लिए अपने हाथ में बेहतर है, अगर नहीं करेंगे तो हम उसको कंप्लेंट पेश करेंगे। ठीक है जी। फवाद चौधरी साहब रहनुमा पीटीआई हमारे साथ मौजूद थे। फवाद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने हमसे बात की और तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। अच्छा मुजाहिद साहब, आपको क्या लगता है किस तरह आगे सारी सॉर्ट डाउन होगी चीज़ें, कि हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? देखें, जो इतलात है होना क्या है इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो लग रहा है, जो हो रहा है, जो सामने चीज़ें आ रही हैं वो यही हैं कि अब जो इमरान खान साहब को लाहौर पुलिस या पंजाब पुलिस गिरफ़्तार करके इस्लामाबाद ना अदालत में पेश नहीं कर सकी है, तो उसके बाद अब ये होना शुरू हो गया है कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग जो एक ज़मान पाक में ढाल बने हुए हैं इमरान खान की हिफाजत के लिए, किसी को वहाँ पे नहीं जाने दे रहे हैं, पुलिस एहलकारों को नहीं जाने दे रहे हैं, ऑपरेशन को कामयाब होने नहीं दे रहे हैं, तो अब ये लगता है कि अब उस ताकत को ख़त्म किया जा रहा है। उनको गिरफ़्तार करने का अमल इसलिए शुरू किया गया है कि ये लोग जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर हैं, जो ज़मान पाक में जाके एक बड़ी तादाद में वहाँ पे हिफाजत पे मामूर होते हैं, उनको घरों से पकड़ा जाए, उनके घरों पे छापे मारे जाएं, उनके घरों से उनको गिरफ्तार करके। अभी आपके क्या जराए बता रहे हैं कि अभी किन किन के घरों में छापे मारे जा रहे हैं? ये लिस्टों में किन किन का नाम है जो रहनुमा है पीटीआई के? देखिए, रहनुमा तो सारों के नाम हैं, अच्छा। सब लोगों के नाम हैं, लेकिन जो बड़े नाम हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। देखिए, बाहर जो ज़मान पाक के बाहर जो लोग हैं वो एक आम वर्कर है, जो जैसे ज़िले शाह था उस तरह के सैकड़ों लोग हैं वहाँ पे मौजूद हैं जो कहते हैं कि हमारे ऊपर से गुजर के जो है वो इमरान खान को लाहौर पुलिस जो है वो गिरफ़्तार कर सकती है। तो वो लोगों को, वो लोग हैं ताकत, वो लोग वर्कर हैं उसकी ताकत इमरान खान की, उनको गिरफ़्तार करने के लिए अब पुलिस ने जो है वो उनके घरों पे छापे मारना शुरू किए हैं, उनको गिरफ़्तार करने का अमल शुरू किया है। जब वो यकीनन ऐसे होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं, हर घर में माएँ भी हैं, बहनें भी हैं और रिश्ते भी हैं जो अपने लोगों को, अपने प्यारों को ऐसी जगहों पे जाने से रोकते हैं। तो इस हिकमत अमली के तहत अब लाहौर पुलिस जो है उनको रोकने की कोशिश कर रही है ताकि ये वहाँ पे ना जा सकें। लेकिन अभी भी अगर आप ज़मान पाक जाएं तो ज़मान पाक से एक आसानी के साथ गुजरने का नहीं गुजर सकते हैं, लोग वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन ये कुछ बेहतर होने
नहीं जा रहा, चाहे ये पीडीएम की गलती है, चाहे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गलती है, लेकिन कुछ अच्छा होने नहीं जा रहा, क्योंकि जो मतलब फ़ज़ा खुशगवार नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही था जब जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया और फवाद चौधरी साहब से भी आपने सवाल किया कि सानिया मार्डोन का जब ये वाक़या हुआ तो रात 11 बजे से सुबह उस वक्त तक जब तक लाशें गिरी मैं वो वहीं पे मौजूद था। तो इसी तरह का अमल था वो उस वक्त। यकीनन जो डीआईजी ऑपरेशन थे राना अब्दुल जब्बार और उस वक्त के सीसीपीओ थे चौधरी शफीक, तो उनकी जानिब से बड़ा सख्त लहजा था, उनकी जानिब से बड़ा सख्त एक्शन करने का था कि 2-3 घंटों में ही ऐसा हुआ कि 14 लोग जो हैं वो उन फायर लगे और वहाँ पे जहाँ बाग हो गए। तो फिर उसके बाद एक लंबा सिलसिला जो है वो चलता रहा। खुदा न खास्ता अगर ज़मान पाक में भी पुलिस कुछ ऐसा एक्शन करती है तो इससे भी ज़्यादा बड़ा नुकसान होने का खदशा है। अच्छा मुजाहिद साहब, आपसे तो तमाम तर पॉलिटिकल सिचुएशन पे बात हो ही रही है, क्या क्या चल रहा है। दूसरा, हमने पुलिस का भी मौक़िफ़ लेने की कोशिश की है लेकिन कोई भी तैयार नहीं है हमसे बात करने के वाले से, तो ये कोई पॉलिटिकल प्रेशर भी आ रहा है उनके ऊपर? देखें, पुलिस का मौक़िफ़ इसलिए सामने नहीं आ रहा क्योंकि पुलिस जब कोई एक्शन करती है तो उसके बाद जो डॉक्टर उस्मान साहब हैं आईजी पंजाब हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब जो आमिर मीर हैं उनके साथ, क्योंकि लीड वो कर रहे हैं इस सारे सिलसिले को, इस मामले को, तो वो ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं। कल डीआईजी ऑपरेशन ने एक मतलब खिलाफ तवक्को प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने ऑफिस में और उन्होंने बताया कि वहाँ पे जो एलीट फोर्स की गाड़ी थी उसको नहर जलाया गया और नहर में फेंका गया। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि एक पुलिस एहलकार को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया, तो हम वहाँ जाएंगे, लेकिन गए नहीं उसके बाद पुलिस वाले, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हम वहाँ जाएंगे। उसके बाद ये ज़रूर हुआ कि एफआईआर दर्ज कर ली गई, 3 एफआईआर जो हैं वो दर्ज कर ली गई। बिल्कुल आपने ठीक कहा, मैंने भी सीसीपीओ लाहौर जो हैं बिलाल सदीक कमियाना उनसे भी रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त वो यकीनन इस ऑपरेशन को जो है वो मॉनिटर कर रहे होंगे या उनकी मसरूफियत ऐसी होगी। इसी तरह से डीआईजी ऑपरेशन जो है उनकी भी कोई ना कोई मसरूफियत होगी। लेकिन मुझे सब क्या निगरान हुकूमत आती है तो क्या ये सारी चीज़ें की जाती हैं? पहले भी ऐसा होता रहा है? क्योंकि ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे एक बाइस्ड पार्टी बन के बैठ गई है, मतलब निगरान हुकूमत आती है तो वो इलेक्शन करवाने आती, ना कि इंतकामी कार्रवाइयाँ करने आती, तो ये सारी सूरत हाल तो हमें यही लग रही है। माजी में भी हमने देखा, और अगर सिर्फ हम 2018 की बात करें तो जब इलेक्शन हुए निगरान हुकूमत आई तो निगरान हुकूमत के साथ जिस फोर्स से ये सब कुछ करवाया जाता है वो भी निगरान अफसरान होते हैं। जो मौजूदा आईजी हैं वो भी निगरान सेटअप के बाद आए, मौजूदा जो सीसीपीओ हैं वो भी निगरान सेटअप पे आए। उनका मकसद ये होता है कि इंतखाबात को पुरअमन तरीके से करवाया जाए। बेशक बिल्कुल, इसमें जो हुकूमत आई है उसमें ये नहीं लगता कि वो निगरान सेटअप के लिए आई है या निगरान सेटअप इलेक्शन करवाने के लिए आई। वो लगता है कि कुछ मुस्तकिल बुनियादों पे कुछ ऐसे काम हैं जिन पर अमल दरामद करवाना चाहती है। ठीक है जी। अब मुजाहिद शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, एंकर पर्सन है। मुजाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और ये सारी सियासी सूरत हाल थी जनाब जो हम लोगों ने आपके साथ शेयर की है। और अब आपने इजाज़त देनी है, अपना ख्याल रखिएगा और कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।